हेलो एवरीवन। तो कल हमारा CHSL मेंस का एग्जाम था, उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बट उसके पहले एक दो जो इनकन्वीनियंस हुआ कल, तो उसके बारे में बता देती हूँ। ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ। कल हमारा CHSL मेंस एंड उसके बाद जो टाइपिंग होता है वो था। बट एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हुआ। 10:30 से 12:45 एग्जाम होना था एंड उसके बाद 2:30 बजे से फिर से एंट्री लेना था। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक एंट्री क्लोजिंग टाइम। 4 बजे से टाइपिंग एग्जाम होना था। 4:33 था एंड उसके बाद जिन लोगों का DO का एग्जाम है पार्ट 1 पार्ट 2 उनका होगा। बट हमारा LDC का 4:30 अप्रॉक्स हो जाना चाहिए था। बट एग्जाम वॉज मैसिवली डिसरप्टेड ऑल ओवर द इंडिया। मतलब कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सेंटर वालों ने भी कह दिया है कि हमें नहीं पता क्या होगा। मतलब हम इतने लोग बैठे थे, घंटों घंटों वहां पे बैठे थे, बट उन लोगों का भी कोई कहना नहीं था। लगता है सर्वर इश्यू करके कैंपस जो हमारा सेंटर था वो बहुत ही रिमोट एरिया में था। एकदम प्रॉपर गांव में एग्जाम था एंड रेलवे स्टेशन से भी आधा घंटा दूर। मतलब उसके बाद भी हमें चल के जाना पड़ेगा जो भी हो। मतलब सेंटर बहुत ही रिमोट एरिया में था। सेंटर के बाहर बहुत ही गंदा एरिया था, बहुत ही गंदा। मतलब तबेला था, इतने बड़े बड़े भैंस। एग्जाम के पहले दिन हमें सेंटर के बारे में पता चल गया था। सेंटर के कुछ पिक्स वायरल हो रहे थे। मुझे लग रहा था फेक होगा, मतलब मजाक के लिए होगा, बट नहीं, एडीक्यूटी का सेंटर ऐसा ही होता है। जो भी हो, सेंटर का कैंपस बढ़िया था एंड कैंपस के अंदर पेरेंट्स को अलाउ कर रहे थे, मतलब गार्जियंस को अलाउ कर रहे थे रहने के लिए, क्योंकि बाहर कोई जगह नहीं था एंड बहुत ही रिमोटली जगह था, तो वो लोग अलाउ कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। तो वैसा भी एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो 10:30 बजे एग्जाम होना था एंड हमें पता चल रहा था कि लेट हो रहा, बट जब पूछ रहे थे तो दे आर सेइंग कि हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। एंड एग्जाम स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 11:15-20 ऐसे। मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 2 बजे तक एग्जाम हुआ। एग्जिट वेरिफिकेशन में भी टाइम लगा एंड उसके बाद भी हमें बिठा के रखा एंड उसके बाद हम जब बाहर आए तो देखा ऑलरेडी 2:25 हो चुका है एंड 2:30 से फिर से एंट्री स्टार्ट होगा। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। तो खाने का भी टाइम नहीं है, कैंटीन था बट इतना ज्यादा भीड़ था वहां पे, तो खाने का भी टाइम नहीं मिला। एनीवेज 3:30 बजे तक हमें टाइम मिला एंट्री के लिए। बट क्या है, अभी सेकंड एडमिट चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता। मैं तो कैरी कर रही थी 2 एडमिट, तो मुझे कोई ऐसी नहीं है, बट ऐसे बहुत लोग होगा जिन्होंने सिर्फ एक एडमिट लेके गए। बट वहां पे पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था कि हमें 2 कैरी करना है एंड वो लोग सोच रहे थे कि नियर बाय जो स्टेशन है वहां पे जाके करेंगे। मतलब उस पे जाने में आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा चला जाता है, बहुत दूर है। इन्विजिलेटर्स लोग जो भी थे दे सेड कि इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको अरेंज करवा देंगे, इधर से ही कर लो, मतलब सेंटर के कैंपस में ही कर लो। ठीक है, अच्छी बात है। बट वो लोग सिस्टम का इतना अच्छा सा मिसयूज करना जानते हैं। एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए आपको कितना पैसा चार्ज होता है? बाहर 5 रुपीज एंड अगर कलरफुल होता तो 10 रुपीज। एंड वो लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के लिए 30 रुपीज एंड कलर के लिए 40 रुपीज चार्ज कर रहे थे ईच। मतलब कितने लोग होंगे वहां पे? 700-800 तो हो ही जाएगा, मुझे एग्जैक्ट मतलब ऐसा ही लग रहा है। तो अगर आधे से भी ज्यादा लोग वो कर रहे हैं, मतलब आप सोचो कितना ज्यादा पैसा वो लोग कमाए। एंड उसके बाद जब टाइपिंग स्टार्ट होना चाहिए था जिस टाइम, वो तो हुआ नहीं, गेट क्लोज हो गए। हम लाइन में है बट उसके पहले गेट क्लोज हो गया एंड तो बहुत सारे हल्ला मचा था कि क्या हुआ क्या हुआ। मतलब हमें कोई आइडिया भी नहीं है, अभी टाइम है एंट्री क्लोजिंग का, बट उसके पहले गेट क्लोज हो गया। एंड उसके बाद देखा सेकंड टाइम के लिए फिर से हमारा रूम नंबर चेंज हुआ है। मतलब पहले वाला रिटर्न का रूम एंड इस बार जो टाइपिंग का रूम, दो अलग है। आपको फिर से रोल नंबर डाल के वो चेक करना पड़ेगा। मतलब एक वॉल पे रोल नंबर का लिस्ट है, वहां पे चेक करना पड़ेगा। आप सोचो वो लोग 30 रुपीज 40 रुपीज करके ले रहे हैं सिर्फ एक प्रिंट आउट के लिए एंड इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक प्रिंट वहां पे लगाया है वॉल पे, सो दैट सारे लोग एक ही टाइम एक ही जगह आके गिर जाए एंड उनका भी इंजरी का पैसा उन्हीं से ले। जो भी हो, मतलब एटलीस्ट 3-4 तो अलग से लगाना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, आराम से लोग देखे अपना। नहीं, वो एक साथ लगा है। कितना लोगों के एडमिट कार्ड उसमें फिर से फट गया एंड कितने लोगों को, मुझे मेरे ही नेल्स पे चोट लगी। एनीवेज अलग बात है। देन हमें पता चला कि कुछ लोगों का टाइपिंग पहले करवा दिया जाएगा एंड उसके बाद कुछ लोगों का मतलब आधा का बाद में होगा। ऐसा भी नहीं है कि DO का LD से क्या आधा आधा होगा, ऐसे लोगों ने बोला है, क्योंकि उन लोगों का सर्वर इशू है, जमर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो मेरा फर्स्ट को में एग्जाम था टाइपिंग का, तो हमारे एंट्री स्टार्ट हुआ एंड बाहर बहुत सारे लोग बाकी था। जब एंट्री हुआ तब ऑलरेडी 4:30 बज चुके थे एंड एग्जाम 4:30 के अंदर हो जाने था हमारा। मतलब ऑलरेडी हम 2 घंटे लेट चल रहे हैं एंड उसके बाद भी जो प्रोसीडिंग्स होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड अदर वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है, बायोमेट्रिक वगैरह, उसमें इतने सारे इंटरप्शंस हुआ है, आपको क्या बताओ। एक एक ग्रुप में अगर 30-40 लोग हैं, उनमें मतलब आधा तो होगा ही होगा जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा, इधर सिस्टम इशू और बायोमेट्रिक इशू और
कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही है। मेरे खुद का सिस्टम शुरू से ही ऑफ था। एक टेक्नीशियन आया, मेरा एडमिट कार्ड लेके चला गया, बाकी सारे इन्विजिलेटर्स तो बाकी लोगों को हैंडल कर रहे हैं। एनीवेज बहुत सारे लोगों का सिस्टम चलते-चलते ऑफ हो गया, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। देन बहुत सारे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ कि एक एक नहीं 2 के साथ ऐसा हुआ कि दे ऑप्ट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में करना था उन्हें, बट जब टाइपिंग करना मतलब जब प्रैक्टिस करे उसमें एक होता है ना पासवर्ड डालने के लिए, तो पासवर्ड भी टाइपिंग जैसे ही होता है, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें। मतलब डेमो से पहले वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उसमें हिंदी में आ रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम था, फिर से उन्होंने चेंज करके दिया। तो ऐसे माइनर-माइनर बहुत सारे इश्यूज़ होता है एंड टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है, आपको पता है, बहुत ही काम माइंड से आपको देना है एंड इतने सारे इश्यूज़ होगा तो आपका माइंड ऑलरेडी पैनिक करेगा, बहुत ही नॉर्मल है। आप इधर हो, आपके जो राइट साइड में है उसे कुछ प्रॉब्लम है, और लेफ्ट साइड में है उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मली पैनिक तो करोगे ही। मेरे में सुनो, मेरा तो एडमिट कार्ड लेकर गया वो टेक्नीशियन, वेट कर रही हूँ कि आ जाएगा करके। एंड जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, डेमो एग्ज़ाम, डेमो टाइपिंग, उसके 5 मिनट पहले तक भी मेरा एडमिट कार्ड वापस नहीं आया। मैं वेट कर रही हूँ एंड बाकी लोगों का जो सारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, मतलब जो लिखना वगैरह होता है, वो सब कुछ हो गया है। मैं फिर भी वेट कर रही हूँ, नहीं आया। तो मैं बाकी इन्विजिलेटर्स को पूछ रही हूँ एंड दे सेड, "आपने किसको दिया? मुझे क्या पता? हमें पता नहीं।" मतलब बंगाली में बात कर रहे हैं ऐसे। दे हैड ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी एंड आई एम लाइक, मैं अभी कहाँ जाऊँ? मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कौन से टीचर को, मतलब कौन से टेक्नीशियन को वो एडमिट कार्ड दी थी। देन उसके बाद मतलब जस्ट 2-3 मिनट बाकी था, उसमें वो सर आया एंड मेरा सिस्टम चेंज करके दिया। उसमें भी कुछ इश्यू था, मतलब ब्राइटनेस वगैरह का। उसके बाद ठीक करके देके गया एंड मैं जल्दी से जो रिटन होता है वो मैं, मेरे पास में एक लड़की थी, उससे मैं लिख ली, जो भी होता है। एंड डेमो स्टार्ट हुआ एंड डेमो किस लिए होता है? अगर सारे टाइपिंग के कीज़ सही है, ये देखने के लिए होता है। एंड एडीक्यूटी का मुझे पता नहीं, एडीक्यूटी का एक तो जो पैसेज है वो थोड़ा अलग टाइप का, मतलब इंटरफेस थोड़ा अलग है। मैं एडीक्यूटी से ही प्रैक्टिस करके गई थी, इजी टाइपिंग से, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इससे पहले भी 3-4 मिनट्स दिया है, बट ऐसा कभी देखा नहीं है कि एक ही लाइन को आप 1000 बार रिपीट करो। मतलब द फॉक्स समथिंग एक लाइन था, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। एक ही लाइन थी, इतना बार पैसेज में वो रिपीट करके बार-बार रिपीट करके दे रहे थे। तो उसमें क्या है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है, अब बाकी कीज़ जो है उसको आप ट्राई करके नहीं देख सकते। एंड मेरे एक्चुअली कीबोर्ड में एज वाला प्रॉब्लम आ रहा था। थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा था। एनीवेज़ तो वो डेमो वाला सिचुएशन हो गया। उसके बाद एक लड़की का, एक नहीं 2 का शायद कीबोर्ड में एंटर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उनको एक अलग से फिर से दिया गया था एंड वो प्रोसेस पूरा फिर से होगा, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा। ऐसे करते-करते हमारा जो रियल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, आई थिंक 6:30 बजे के बाद स्टार्ट हुआ। नॉर्मली क्या होता है, निकलने के टाइम भी आपका एग्ज़िट वेरिफिकेशन होता है। देन जो एडमिट कार्ड का जो निचला वाला हिस्सा होता है ना, उसमें आपका वेरिफिकेशन का स्टैम्प भी होता है। कुछ नहीं था एंड हम जब पूछे कि ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही होता है, टाइपिंग में ऐसा ही होता है। बहुत लोगों का एग्ज़िट वेरिफिकेशन भी हुआ है, बट हमारा नहीं हुआ। तो हम यही डिस्कस करके बाहर आ रहे थे, डीओ का तब भी बाकी था। एंड इतना सब करने के बाद हम 7 साढ़े 7 बजे सेंटर से जब निकले, तब हमें पता चला कि टाइपिंग ही कैंसिल है ऑल ओवर द इंडिया। मतलब आप सोचो, इतने-इतने दूर से इतने लोग आए हैं एग्ज़ाम देने, एक तो इतना लेट, कितने लोगों का ट्रेन छूटा, कितने लोगों का, कितने लोग अकेले आए थे। आप सोचो इतनी रात को कितना, मैं तो मेरे पापा के साथ ही गई थी, बट कितने लड़के ऐसे थे कि दे वर टेंस्ड कि मुझे अभी अकेले घर जाना है। कितना, एक तो सेंटर बहुत ही रिमोट में था, मैं बता नहीं सकती। सेंटर से सियालदह हावड़ा तक जाने के लिए भी 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, इतना दूर था। एसएससी का क्या, वो तो सिर्फ एक नोटिस निकल के साझा करते हैं कि 22 तारीख को फिर से रीटाइपिंग है, आपको फिर से देना पड़ेगा। बट इतने लोगों का जो इतना हैरेसमेंट हुआ, इतना टाइम गया, उसका क्या? इतना एनर्जी गया, उसका क्या? इसका कोई इतना पैसा गया, उसका क्या? मेरे ही एक दोस्त झारखंड से आया था एंड उसका भी ट्रेन छूट गया। नॉर्मली स्लीपर से वो घर गए रात के 4 बजे। अब सोचो, एंड मैं खुद घर आई रात के 11:30 बजे। 4 साढ़े 4 घंटे तो मुझे खुद ही लगा। अब सोचो बाकी लोग जो नॉर्थ से आए हैं, जो दूसरे स्टेट से आए, उन्हें कितना टाइम लगेगा, कितना हैरेसमेंट हुआ होगा। एंड इसके बाद भी आप कमेंट्स में ऐसे-ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, री एग्ज़ाम तो होना है, अब ऐसे हर बार रोती क्यों है? मतलब लोग इतना इनसेंसिटिव हो गया है, किसी को डाउन फील करवाने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए ये लोग रेडी है। कितने लोगों का तबीयत भी खराब हुआ, एक तो पूरे दिन कुछ भी खाना-पीना नहीं हुआ। मेरे ही रूम में एक लड़की थी, उन्हें ना बहुत टाइम से मतलब वॉमिटिंग की आर्ज हो रही थी, बट सेंटर वालों ने कुछ भी हेल्प नहीं किया। ना उसे कोई मेडिकल हेल्प मिला है, ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। उन्हें बस उनकी हालत में छोड़ दिया गया। मुझे बहुत खराब लगा ये देख के। अभी 22 तारीख को फिर से जाना है, ये सोच के डर लग रहा है। तो सोचो कितना लोगों को जो ऑलरेडी जॉब में होगा, उन्हें फिर से छुट्टी लेकर आना पड़ेगा, या फिर कितने लोगों को फाइनेंशियल इश्यू भी रहेगा, इतना दूर फिर से जाना पड़ेगा, इतना कॉस्ट फिर से बेयर करना पड़ेगा। एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ व्हाट? सिस्टम इश्यू, सर्वर इश्यू, जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, मतलब हमारा कोई दोस्त नहीं है, फिर भी हमें वो पे करना पड़ रहा है। ओके, सो दिस पार्ट वाज़ अबाउट द एग्ज़ाम सिचुएशन जो कल हुआ। अभी एग्ज़ाम रिव्यू की बात करते हैं, मेरी एग्ज़ाम कैसा गया है। बट उसके पहले बता दूँ, कल आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इतने लोग मुझे पहचाने वहाँ पे। ऑलमोस्ट 1/3 पर्सन जिन्हें भी देख रही हूँ, "अब बिंदु हो, अब बिंदु हो, अब बिंदु हो" ऐसे करके बोल रहे थे एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी हुई। एंड हम जब टाइपिंग के वहाँ पे हम रास्ते में बैठ के सब बातें कर रहे थे ना, तब
दैट वाज़ द बेस्ट टाइम। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने दोस्त से मिल रहे हैं बहुत दिन के बाद। एक्चुअली क्या हुआ ना, इस प्रिपरेशन जानने में हमारे जो रियल फ्रेंड होता है, मतलब जो रियल लाइफ में होता है, वो लोग कहीं न कहीं छूट जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं एंड ये ऑनलाइन फ्रेंड्स ही अभी फ्रेंड्स जैसे हो जाते हैं। सो हाँ, दैट वाज़ द गुड पार्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मी एंड टॉकिंग टू मी। आई फील ब्लेस्ड। तो अब एग्ज़ाम रिव्यू की बात करते हैं। पहले ही बता दूँ, इस एग्ज़ाम से ना मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कुछ भी है। मैं तो बस कैज़ुअली एग्ज़ाम देने गई थी। आपको मैं पहले ही बताई कि मैं एनटीपीसी के लिए पढ़ रही थी। एनटीपीसी खत्म हुआ 27 मार्च को। उसके बाद 1-2 दिन के बाद से ही मैंने सिर्फ़ 10 दिन में इस प्रिपरेशन को किया है। इंग्लिश का सिर्फ पीवाईक्यू देखा था, वोकैब का, इंग्लिश का कुछ भी नहीं किया। मैथ का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ सिर्फ प्रैक्टिस किया है, ना कोई प्रीवियस ईयर का। हाँ, 2025 का सीजीएल मेंस का पेपर मैंने एनालाइज की थी। कंप्यूटर लास्ट एक दिन, मतलब जो एग्जाम का पहले दिन था उस दिन ही किया था। एनटीपीसी में कंप्यूटर रिविजन की थी एंड तब इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत चीज बाकी था वो किया। एंड लाकीली 1-2 चीजें, मतलब परसों रात को मैं जो पढ़ी थी वो कॉमन आ गया। कंप्यूटर में आराम से पास कर जाऊँ। कंप्यूटर में 15 में से आई थिंक 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी एंड उसमें मेरा आई थिंक सही होगा 6-7 क्वेश्चन। देखते हैं। टाइपिंग मेरा कंप्लीट हो गया था विद इन टाइम। मेरे पास अभी भी 1 मिनट बाकी था, 1 मिनट 10 सेकंड का आसपास मेरे बाकी था। विद इन टाइम कंप्लीट हो गया। टाइपिंग बहुत ईजी था एंड जो लोग पैनिक कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, एक्चुअली टाइपिंग में क्या होता है ना, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। मेरा स्पीड उतना खास नहीं है, मेरा बस 35, 36, 37 इतना ही जाता है। पहले 41-2 होता था जब जेसी के टाइम प्रैक्टिस करती थी लास्ट ईयर, बट अभी लास्ट 10 दिन में मैं इतना ही कर पाई, मतलब 37 तक ही मैं लेके जा पाई। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा एक्यूरेसी सही रहता है, 1 to 1.5 के आसपास ही रहता है एरर, तो मेरा हो जाएगा। टाइपिंग में मैं कॉन्फिडेंट ही हो जाएगा एंड कंप्यूटर भी मेरा पास हो जाएगा। बट द थिंग इज, मेरा रियल एग्जाम जो रिटन एग्जाम था वो, सॉरी रिटन नहीं, मतलब जो मेंस वाला एग्जाम था वो अच्छा नहीं गया है। एग्जाम के पहले मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होता है, आपको पता होगा। तो मैंने इस बार सोचा, नॉर्मली तो प्रेशर लेके एग्जाम देती हूँ तो एग्जाम खराब जाता है। मैं सोची कैजुअली एग्जाम देने जाऊंगी, जस्ट लाइक सीएचएसएल प्री, जो बहुत ही कैजुअली एग्जाम देने गई थी। सीएचएसएल प्री मेरा 25 नवंबर को था एंड 26 नवंबर को मैं सीसीआरएस एग्जाम देने गई थी। तो सीएचएसएल प्री बहुत ही कैजुअली दिया था एंड बिना कोई होप्स, क्योंकि इंग्लिश मैं तब पढ़ नहीं रही थी। एनटीपीसी मेंस था दिसंबर में, तो एनटीपीसी मेंस के लिए मैं पढ़ रही थी। तो हाँ, प्री जैसे कैजुअली दिया, इस बार मैंने सोचा मेंस भी कैजुअली दूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। जीके तो लास्ट 10 दिन में कुछ भी नहीं किया। एनटीपीसी में जो भी रिविजन करना था वही किया। बस सेशन 1 प्रैक्टिस किया, मैथ एंड रीजनिंग, क्योंकि यही मेरा वीक पार्ट है, आपको पता होगा। तो मैंने बस यही चीज किया है, मेंस्ट्रुएशन वगैरह प्रैक्टिस किया। मैं इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रही थी, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने ना कोई मॉक दिया, ना कोई मतलब एनालिसिस वगैरह कुछ भी देखा है। बस बहुत ही कैजुअली एग्जाम देने जाऊंगी ऐसे ही सोच के रखा था। एंड मुझे पता था कि सीजीएल प्री क्लियर करने से ज्यादा टफ है सीजीएल प्री क्लियर करना, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। सीजीएल में आपको 1-1.5 लाख मिल जाएंगे प्री क्वालिफाई करने वाला, बट यहाँ पे सिर्फ 40-45,000 ही है। तो यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा वाला है एंड जो लोग सीजीएल प्री क्वालिफाई नहीं किया है कंप्यूटर की वजह से, वो लोग भी मेंस देगा, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। तो ज्यादा स्ट्रेस लेके करूंगी भी क्या इतने 10 दिन में। तो आई वॉज वेरी, मतलब चिल। तो पेपर भी मेरा चिल ही गया। डिजास्टर बोलूं तो आप लोग बुरा मान जाओगे कि मेरा हर पेपर डिजास्टर ही जाता है, तो इस बार पेपर चिल गया है। आप सोचो कैसा, कि सेशन 1 में जब मैथ से स्टार्ट किया, इतना ज्यादा इजी था, आसानी से मेरा फर्स्ट को में 26-27 क्वेश्चन हो गए। बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट नहीं है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, क्योंकि विद इन टाइम मेरा इतना हो गया है। बहुत ही इजी पेपर था एंड मुझे पता चल गया था बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है। एंड उसमें ना 2 क्वेश्चन मैं स्किप की। एक तो है कोऑर्डिनेट वाले में मुझे इतना ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले कोऑर्डिनेट रिवीजन की एंड जिसमें आप एफर्ट लगा उससे आपको आउटकम ना मिले तो आपको ज्यादा दुख होता है, राइट। तो उसमें मुझे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं पहले डिकोड नहीं कर पा रही थी एंड में, मतलब सेशन 1 एंड होने से जस्ट पहले मैं किसी तरह से डिकोड कर पाई कि वो 2 पॉइंट को मीट करना नहीं, वो 2 पॉइंट के बीच में ही कहीं पे होगा एंड वाई का भी 2 पॉइंट के बीच में ही कहीं पे होगा। ऐसे मैं जस्ट डिकोड किया एंड उसके बाद ही टाइम चला गया, तो आंसर मार्क नहीं कर पाई, ये मेरा रिग्रेट है। एंड वो वाला मैंने मतलब स्किप हो गया। एंड लास्ट में एक था प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें बहुत से लोगों का गलत जा सकता है, वो मैंने स्किप किया। एंड हाँ, ऐसे 2 मैंने स्किप किया एंड एक का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट मैं सोच नहीं पा रही उसमें डिफरेंस पूछा था या फिर ऐड पूछा था। जो क्वाड वाला था 8, 15, 17 का जो रेशियो होता है ना, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का, उससे रिलेटेड था। तो उसमें डिस्टेंस पूछा था या फिर डिफरेंस पूछा था। एनीवेज जो भी होगा, मैं पहले वो कर ही नहीं पा रही थी, बहुत सोचा, बहुत उसमें बहुत ज्यादा टाइम गया सिर्फ वही क्वेश्चन में। मैं पहले बस स्किप की थी, फिर रीजनिंग किया। रीजनिंग में आई थिंक एक मैंने स्किप किया, क्योंकि सेशन 1 में टोटल मैंने 3 स्किप किया, 2 मैथ से एंड 1 रीजनिंग से। वो एंड में रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, एक पैटर्न था उसमें, क्या मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एब्स जेड प्ली ऐसा करके कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो
तब भी मैं सोच नहीं पा रही थी तो स्किप किया। एंड फिर जब मैथ में वो क्वेश्चन देखा जिसमें वो कॉर्ड वाला डिस्टेंस पूछा था, फिर से ट्राई किया और फिर भी नहीं हो रहा, तो उसमें ऑलरेडी टाइम चला गया था, तो मैं आर्बिट्ररी अटेम्प्ट लगे जिसमें वो रॉन्ग हुआ। सेशन 1 में मैंने 57 अटेम्प्ट किया जिसमें एक ऑलरेडी रॉन्ग है। एंड रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। एंगल पूछा था कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल पूछा था कितना होगा, जिसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शन था, तो काफी लोगों का रॉन्ग हो सकता है। अभी तो पता नहीं चलेगा, और 10 सेकंड के बाद पता चलेगा कि उसमें काफी लोगों का रॉन्ग होगा। देन जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला था उसमें भी बोथ होगा, नॉन होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसमें भी कंफ्यूजन था। तो हाँ, मैथ एंड रीजनिंग वाज एक्चुअली वेरी इजी, जिसकी वजह से काटा बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। एंड इसी वजह से मैंने पार्ट 2 में मतलब इंग्लिश एंड जीके वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया, मतलब ओवर अटेम्प्ट किया, जो मुझे नहीं करना था। इंग्लिश में एक्चुअली देखो मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, जैसे कि मैंने बोला मुझे बेसिक्स वगैरह बहुत अच्छे से आता है, वोका बहुत टाइम से रिवीजन वगैरह नहीं किया। ऑब्डियूरेट वाला एंटोनिम में गलत हो गया मेरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो मेरा रॉन्ग हो गया। देन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स वगैरह था बहुत ही इजी था। पीक्यूआरएस भी इजी था, बहुत ही इजी था, सिर्फ इजी नहीं बहुत ज्यादा इजी था। एंड जो पैराग्राफ्स वगैरह दिया था वो भी बहुत इजी था, वो भी हो गया 1 गो में। देन जो टफ लगा मुझे वो था जो फिलअप्स मतलब क्लोजनेस वाला था, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। एंड ऑप्शन इतना क्लोज होने की वजह से काफी लोगों ने शायद गलत भी किया होगा, मेरा भी रॉन्ग जा सकता है, आई एम नॉट श्योर। एंड उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, लाइक प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन रॉन्ग जा सकता है, एक डिसेंट वाला था वो भी रॉन्ग हो सकता है, आई एम नॉट श्योर क्या होगा। तो हाँ, इंग्लिश में ऐसे करके मैंने आउट ऑफ 40 तो अटेम्प्ट किया है, बट रॉन्ग होगा तो कुछ भी आइडिया नहीं है अभी क्या होगा, रॉन्ग होगा तो हो सकता है। एंड जो वॉइस एंड नरेशन था वो बहुत ईजी था, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट। और क्या था, आई थिंक इंग्लिश हो गया, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो कब में एक गलती की जो मैंने बताया, सेशन 1 देने के बाद मुझे पता चल गया था कि काट ऑफ आ जाने वाला, इतने इजी पेपर होगा। एंड मेरा तो मैथ खराब है इसलिए मैंने 2 स्किप किया, काफी लोगों ने वो फुल अटेम्प्ट किया होगा, रीजनिंग में भी फुल अटेम्प्ट किया होगा। तो मुझे लगा कि इस बार ना मुझे जो भी है इसमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अगर इसमें मैं कम अटेम्प्ट करूँ वैसे भी मेरा नहीं होगा, तो मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ। एक तो मुझे ये सिखाता है जीके बहुत अनबैलेंस्ड पेपर था। आप सोचो 20 क्वेश्चन में कितना डाइवर्सिटी होना चाहिए, सो दैट हर एक सब्जेक्ट में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप अरेंज कर पाओ। ना साइंस से कोई क्वेश्चन था, ना करंट अफेयर से ढंग से क्वेश्चन था, मोस्टली स्टैटिक्स से क्वेश्चन था। पॉलिटी में जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, 143 वाला आर्टिकल से पूछा था। एंड जो हिस्ट्री में क्वेश्चन था वो बहुत कंफ्यूजिंग था, मेरा रॉन्ग हुआ। 11 क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा सही होगा, शायद 11 से 12, 7 क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा रॉन्ग हो गया है। एंड एक शायद मैंने अनअटेम्प्टेड रहा था, पता नहीं जीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा मेरा रॉन्ग है कौन सा मेरा सही है, क्योंकि अभी ना जो सारे क्वेश्चन सारे ग्रुप्स में यूट्यूब में चल रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एग्जैक्टली मेरा 5-6 क्वेश्चन तो रॉन्ग हुआ ही है। एंड मैथ में भी वो एक, मतलब आप सोचो 8 मेरा कंफर्म अभी तक रॉन्ग हो गया है, तो मैं ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस हूँ, तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आंसर के टाइपिंग के पहले आ जाए। एंड अगर मेरा स्कोर 300 से कम होगा तो मैं टाइपिंग भी नहीं देने जाऊंगी, बट अभी पता नहीं आंसर की विदिन दिस टाइम आएगा या नहीं। तो ये रहा मेरा पेपर, इसमें ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी थी, इसलिए अभी गिल्ट भी नहीं हो रहा है। मुझे ज्यादा गिल्ट इस बात की है कि एमटीपीसी में मैं उतना अप टू द मार्क जितना मुझे परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, सिर्फ 76 है। मैं 80+ एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें ही मैंने ज्यादा अपना टाइम एफर्ट मॉक्स सब कुछ लगाया था, इसमें तो कुछ भी नहीं किया। इस पे फिर भी मेरा मतलब सेशन 1 सेशन 2 मिला, जो भी मैंने किया आई एम ग्रेटफुल कि मैं कर पाई, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेंस देने का मौका मिला। सो या दैट इज इट। अभी 2-3 दिन मैं थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक ले रही हूँ, एक के बाद इतना एग्जाम देते आई हूँ, अभी दिमाग को भी थोड़ा सा फ्रेश फील करवाना है, तो 2-3 दिन ब्रेक ले रही हूँ। 16 से फिर से स्टार्ट करेंगे यूजी के लिए पढ़ाई करना, यूजी का स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी होगा बाद में शेयर करेंगे। अभी 2-3 दिन मैं थोड़ा सा चिल करूंगी, रूम को मेकओवर करूंगी, बहुत सारे डेकोर आइटम मंगवा के रखी थी, 1-2 महीने से उधर पड़ा है। मैंने बहुत बार वीडियो में भी कहा होगा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वो सजाने के लिए, तो रूम को थोड़ा मेकओवर करना है, खुद को भी थोड़ा मेकओवर करना है, थोड़ा 1-2 वेब सीरीज देखना पेंडिंग है वो देखना है। आप मुझे कोई थ्रिलर सस्पेंस मूवी या फिर सीरीज का नाम रिकमेंड कर सकते हो कमेंट में। अभी हाँ, पहला वैसा क्या थोड़ा सा मतलब घूमने वामने जाएंगे आसपास दोस्त लोगों के साथ, अभी इतना ही प्लान है। एंड बंगाली चैनल के लिए भी कंटेंट अपलोड करना है, सो इफ यू आर बंगाली एंड वाचिंग दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माय बंगाली व्लॉग चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना। एंड इस चैनल के लिए भी जीके स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे, तो हाँ सोर्सेज स्ट्रेटेजी सब कुछ लाऊंगी बहुत जल्दी। कुछ भूल रही हूँ शायद, और एक डिमांड था मुझे अभी याद नहीं आ रहा। काफी लोग टाइपिंग के बारे में शायद बता रहे थे कि टाइपिंग का एक शॉर्ट्स में या फिर इस पे बता दो, ठीक है मैं सोचती हूँ टाइपिंग के लिए। बहुत ही कम लोगों ने डिमांड की है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी अगर शॉर्ट्स में भी पॉसिबल हो तो आप टाइपिंग का एक ओवरव्यू दे देने के लिए, मतलब कहाँ से क्या करना है वो बता देने के लिए, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो, चलो अभी रखती हूँ एंड मिलते हैं विद द न्यू वीडियो जीके स्ट्रेटेजी।